I think it's recording now. जी, so we're going to start off with introduction to protein structures. कुछ जो बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई हैं, उनके अंदर हमने बात की थी ड्रग डिज़ाइन की. तो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो हैं, they are very important, and I will come to that in the next couple after the next couple of slides. So let's start off with looking at the very basics of protein structures. So सबको पता है कि the genetic information is stored in 2 or 3 different kinds of molecules. You can have a single-stranded RNA, you can have a double-stranded RNA, or you can have the classical double-stranded DNA. और इनके अंदर bases होती हैं, nucleotides हैं. They were discussed yesterday in Roop's lecture, so I won't be going too much into detail. इसके बाद आपके पास जो classical first principles हैं, उनके अंदर यही चीज़ आती है कि जो आपका जो भी चीज़ है जिसके अंदर genetic information store हुई हुई है, वहाँ से आपका एक mRNA बनेगा. वो mRNA जो है वो राइबोसोम में जाएगा. राइबोसोम के 2 यूनिट्स हैं, एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है, और इन दोनों के कॉम्प्लेक्स के थ्रू आपके पास प्रोटीन का प्रोडक्ट जो है वो बनता है. सो ये क्लासिकल डायग्राम है. आई वोंट बी गोइंग टू मच डिटेल ऑफ इट. यहाँ पे ऊपर जो आपको मल्टी कलर्ड बीड्स जो नजर आ रहे हैं, दीज आर द अमीनो एसिड्स दैट आर बीइंग लिंक्ड टुगेदर यूजिंग द पॉलीपेप्टाइड लिंक. और ये जो अमीनो एसिड जो आके यहाँ पे चेन को आगे ज्वाइन कर रहा है, दीज आर कैरिड आउट बाय टीआरएनएज. तो टीआरएनएज जो हैं वो बॉडी के अंदर चार्ज होते हैं. चार्ज टीआरएनए का मतलब ये है कि उसके ऊपर एक अमीनो एसिड जो है वो फिक्सेट हुआ है. और जब ये अपना अमीनो एसिड जो है ये यहाँ पे ग्रोइंग प्रोटीन चेन को दे देते हैं, तो दे रीच देयर काइंड ऑफ एपोस्टेट. और एपोस्टेट के अंदर ये फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं. ये बॉडी के एक और पैथवे में जाते हैं, वहाँ पे जाके इनके ऊपर इनको दोबारा चार्ज किया जाता है, एंड देन दे कम एंड देन दे आर रिसाइकल्ड. ठीक है. mRNA जो है वो इन पेयर्स ऑफ 3 में रीड होता है. So the common term I think it's called a codon. Codon is a combination of 3 bases जो tRNA है उसको आइडेंटिफाई करता है. जब आपके पास वो यहाँ पे वो मल्टी कलर्ड चेन जो है, I've just represented it using red dots. तो ये जो red dots हैं, these are each a different amino acid. ठीक है. उन अमीनो एसिड्स की साइड चेन्स होंगी. साइड चेन्स जो होंगी वो आपस में इंटरैक्ट करेंगी, और उन इंटरैक्शंस की बेसिस के ऊपर आपके पास डाइसल्फाइड लिंक्स बन सकते हैं, आपके पास सॉल्ट ब्रिजेस बन सकते हैं, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, और आपके पास वैन डर वाल पैकिंग हो सकती है. दीज आर जस्ट सम ऑफ द काइंड्स ऑफ इंटरैक्शंस जो कि प्ले आउट होती हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है. इन इंटरैक्शंस की वजह से प्रोटीन जो है वो अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो protein takes on its secondary structure. वो secondary structure जो है, it is broadly of 2 types. You can either have an alpha helix. Alpha helix के अंदर क्या होगा कि हर अमीनो एसिड और तकरीबन 3 या 4 अमीनो एसिड छोड़कर उसी बैकबोन के अंदर जो आने वाला अमीनो एसिड है उसकी और इस अमीनो एसिड की आपस में इंटरैक्शन होगी थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है. अगर ये इंटरैक्शन हर 3-4 अमीनो एसिड के बाद रिपीट होती रहे तो एक हेलिकल फॉर्म जो है वो बन जाती है, और दैट्स कॉल्ड द अल्फा हेलिक्स. अगर कंप्लीटली डिफरेंट रीजन्स की आपस में इंटरैक्शन स्टार्ट हो एंड इट कंटिन्यूज, तो यू विल गेट बीटा प्लीटेड शीट. अब इसके बाद क्या होता है कि ये मूवी आई होप कि आप सब लोगों को चलती हुई नजर आ रही होगी. जब आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं तो प्रोटीन क्या करेगी कि प्रोटीन उन्हीं फोर्सेस के अंदर एक फाइनल शेप इख्तियार करेगी. ये कैसे करती है, दिस इज एन ओपन प्रॉब्लम. आज तक इसका सोल्यूशन जो है वो नहीं आया. फॉर नाउ देयर आर सम कंपीटिंग थियरीज. 2 थियरीज जो हैं जो कॉमन है, उनमें एक थियरी जो है वो शैपरोन्स की है, यानी कि वो अलग से एक क्लास, एक फैमिली ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि आती हैं और हर प्रोटीन को पकड़कर उसको उसकी फाइनल शेप में डाल देती है. दूसरी जो आपकी थियरी है, दैट इज द थियरी ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलैप्स. उस थियरी के अंदर होता यह है कि अमीनो एसिड्स जो हैं इनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. उनमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो उनकी हाइड्रोफोबिसिटी या हाइड्रोफिलिसिटी होती है, और हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज जो होते हैं दे ट्राई टू पुश अवे फ्रॉम वाटर. उसकी वजह से जो कोर होती है प्रोटीन की, उसके अंदर हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज आके पैक हो जाते हैं, और उसके इर्द गिर्द फिर जो बाकी रेजिड्यूज हैं जिनमें पोलर भी आते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं, वो आके अपनी फाइनल शेप जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं. एनीवे, दिस इज एन ओपन क्वेश्चन. वी वोंट बी डूइंग मच डिटेल्स ऑफ दिस बिकॉज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. जो 2 कंपीटिंग थियरीज थी वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं. जब प्रोटीन अपनी फाइनल शेप में पहुंच जाती है तो उसके बाद इट हैज़ अ चॉइस कि या तो वो एज अ मोनोमर काम कर ले, जिसमें बहुत सारी एग्जांपल हैं, काइनेज इज वन एग्जांपल, या वो एक कॉम्प्लेक्स बना ले.
कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब ये है कि वो प्रोटीन अपना फंक्शन सिर्फ तब पूरा कर सकेगी जब उसके साथ कोई और प्रोटीन आके जुड़ जाए। इसकी क्लासिकल एग्जांपल जिस तरह अभी हमने राइबोसोम की बात की, तो राइबोसोम के अंदर एक स्मॉल फ्रैगमेंट है, एक लार्जर फ्रैगमेंट है, दोनों आर पीसेस ऑफ प्रोटीन। उनके अंदर ऑब्वियसली आरएनए पार्ट्स भी हैं, लेकिन उनके अंदर प्रोटीन पार्ट्स भी होते हैं। सो दे कम टुगेदर। इसी तरह हीमोग्लोबिन की एक एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो टेट्रामेरिक फॉर्म में होती है। टेट्रामर जो है उसका मतलब यही है कि आपके पास 4 चेन्स आएंगी, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 4 यूनिक चेन्स नहीं होती। इट इज़ अ डाइमर ऑफ डाइमर्स, विच बेसिकली मीन्स कि उसमें 2 प्रोटीन्स जो हैं वो अल्फा प्रोटीन्स होती हैं और 2 प्रोटीन्स जो हैं वो बीटा प्रोटीन्स होती हैं। एंड ऑल 4 ऑफ देम कम टुगेदर, वो जो ऑल 4 ऑफ देम दैट कम टुगेदर देन बेसिकली फॉर्म अ टेट्रामर। ठीक है, अभी हमने क्या बात की, पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा जो राइबोसोम से निकल रहा था, उसके बाद हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपके अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स बन रही थी। फिर हमने टर्शरी स्ट्रक्चर की बात की जिसमें प्रोटीन, मैंने आपको मूवी दिखाई जिसमें प्रोटीन अपनी फाइनल शेप बता रही है, उसका किस तरह होती है उसका हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। उसके बाद चौथा स्टेट जो होती है प्रोटीन स्ट्रक्चर की, वो क्वाटनरी होता है, और वो सारी प्रोटीन्स क्वाटनरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं करती, लेकिन जो करती हैं उनमें ये हो रहा होता है जो कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने जो मूवी चल रही है उस पे हो रहा है। तो अब यहाँ पे आगे जाके एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सो आई एम गोना टेक लाइक 3-4 मिनट ब्रेक। आई विल लुक एट द चैट नाउ। अगर आप लोगों के पास कोई सवालात हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क देम, और अगर क्वेश्चंस नहीं हैं तो आई विल गो ऑन। आमना, मेरी आवाज़ आती रही है इस पूरे के पूरे सेशन में? जी आती रही है। Perfect. So please feel free to drop in the chat any questions that you might have. You have like 1-2 minutes before I move on. The question is कि इस कोर्स के अंदर क्या हम एपिटोप्स की इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू थेरेप्यूटिक्स कवर करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसका मुख्तसरन जवाब ये है कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और इसके अंदर इतना टाइम नहीं है कि हम हायर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे जा सकें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वर्कशॉप जो है इस कोर्स के बाद अरेंज कर दूं ऑन ड्रग डिज़ाइन, जिसके अंदर हम इस तरह के और इससे मिलते जुलते जितने भी सवालात हैं वो कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमें बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि आगे जाके हम टूल्स को इस्तेमाल कर सकें और उन टूल्स से अपना जो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर कर सकें। सना, अगर आपका क्वेश्चन अगर कोई स्पेसिफिक किसी चीज़ को टच करता है तो प्लीज़ फील फ्री कि आप आज का जो सेशन हमारा जब ख़त्म होगा उसके बाद जो Q&A का सेशन है उसके अंदर फील फ्री टू स्टे बिहाइंड एंड आई विल आंसर दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव। ठीक है, सो डज एनीबडी एल्स हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, सो लेट्स मूव ऑन देन। जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब ये है कि आपको ये तो पता लग गया कि प्रोटीन्स जो हैं वो लाइक दैट, यू नो द थियरी बिहाइंड द प्रोटीन्स, कि प्रोटीन्स जो हैं वो किस तरीके से बनती हैं, किताबों में जो क्लासिकल डेफिनेशंस लिखी होती हैं। अब ये है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन किया जाता है। अब उसकी डिटर्मिनेशन के कई मेथड्स हैं, जिनमें से चंद मेथड, 4 मेथड्स जो हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। उनमें से एक मेथड जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का है, दूसरा मेथड एनएमआर का है, तीसरा मेथड जो है वो क्रायो माइक्रोस्कोपी होती है। देन यू हैव न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, उसकी स्पेलिंग गलत हो गई है लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, राइट? अगली चंद स्लाइडों में आई विल कवर ओनली द टॉप 2, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एनएमआर। एंड द रीजन व्हाई आई विल कवर दीज 2 इज कि अभी तक हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं इन पब्लिक डेटाबेसेस, ये उनका टेबल है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो पहले 2 कॉलम्स हैं, ये कॉलम जो एक्सरे वाला कॉलम है और जो एनएमआर वाला कॉलम है, bulk of the structures are solved using X-ray। हमारे पास टोटल जो है वो तकरीबन 1,60,000 के करीब टोटल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें से 1,46,000 जो हैं वो एक्सरे के थ्रू आए हुए हैं और तकरीबन 13,000 जो हैं वो एनएमआर के थ्रू आए हुए हैं। सो आई विल क्विकली कवर इन दीज नेक्स्ट 2 स्लाइड कि एक्सरे और एनएमआर जो है वो क्या होते हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है। सो लेट्स गेट इनटू दैट। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में आप क्या करते हैं कि आप अपनी प्रोटीन को हाइपर प्योरीफाई करते हैं। व्हाट दैट मीन्स इज कि आप अपनी प्रोटीन को लेंगे और उसको इतना प्योरीफाई करेंगे कि उसके क्रिस्टल्स बन। यहाँ पे एक बहुत ही लूज किस्म की एग्जांपल जो है वो मैंने इस स्क्रीन पे शो की हुई है, जिसके अंदर एक मोटिफ है, उसके 2 हुए, वो 2 एक यूनिट सेल में आया और कई यूनिट सेल्स आपस में मिलकर एक क्रिस्टल जो है वो बन गए। और ये प्रोसेस जो है ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होता है। समटाइम्स कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़िद्दी होती हैं तो वो क्रिस्टलाइज नहीं होती, और कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो बहुत शरीफ होती हैं, उनको क्रिस्टलाइज करने के लिए लिटरली आपको 1.5 घंटे का एक्सपेरिमेंट जो है वो लगाना पड़ता है। सो एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करते हैं कि जो क्रिस्टल होता है उसको एक्स रे बीम के पाथ में रखते हैं। एक्स रे बीम जो है वो उस क्रिस्टल के ऊपर से डाइफ्रैक्ट होती है
और डाइफ्रैक्ट होने के बाद जो डाइफ्रैक्शन का पैटर्न है, वो पैटर्न आप एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है? इस फिल्म के ऊपर से फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप तक जाने में कुछ मैथ्स रिक्वायर्ड है। अगर आप में से कोई समबडी इज इंटरेस्टेड तो आई कैन वॉक यू थ्रू इट प्रोबब्ली आफ्टर इन द Q&A सेशन, लेकिन अभी के लिए ये आप समझ लें कि एक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है जो कि इन डॉट्स को, जो कि नॉट डॉट्स बट मोर लाइक जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है, उससे हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप क्रिएट करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप के बाद सिंपल एल्गोरिदम्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, जो कि उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप को एक 3D प्रोटीन के मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये आपकी पूरी की पूरी पाइपलाइन है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का डेटा जो है वो किस तरह कलेक्ट होता है। अब ये आपको पता होना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता हो कि जो डेटा जिस पे आप काम कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है। अगर उसका सोर्स एक्सरे है तो उसके बारे में कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो जो अजम्पशंस होती हैं उन्हीं को ही दोबारा अपना डेटा समझ रहे होते हैं। तो अजम्पशंस को डेटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अजम्पशंस आर जस्ट दैट, दे आर जस्ट अजम्पशंस। डेटा जो है उसके उसकी इंटेग्रिटी को वैलिडेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको मेथड की वीकनेसेस का पता होना चाहिए। जो मोटी-मोटी बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जब आप प्रोटीन का क्रिस्टल बनाते हैं तो उस प्रोटीन का साइज़ जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए। साइज़ से मुराद क्या है? साइज़ से मुराद ये है कि उसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है? ऑब्वियसली जिस प्रोटीन के अंदर 100 अमीनो एसिड्स होंगे, जब उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली कम होगा। उसके बरक्स अगर एक राइबोसोमल प्रोटीन है जिसके अंदर हज़ारों के हिसाब से अमीनो एसिड होते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है वो खासा बड़ा होगा, ठीक है? तो आपका जो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी का जो सेटअप है, वो छोटे से लेके बड़े हर तरह की प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जो है वो सॉल्व कर सकता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन आई विल कम टू, अगर वो दरमियान में कहीं पे आई तो मैं आपको दोबारा उनसे मुतारिफ करवा दूँगा, ठीक है? जब आपके कॉन्स क्या आते हैं कि जब आप प्रोटीन को क्रिस्टलाइज़ कर रहे हैं, तो प्रोटीन की शेप, अगर हम हाइड्रोफोबिक थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर ये था कि प्रोटीन की शेप क्यों आई है? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोफोबिक रेज़िड्यूज़ थे और वो हाइड्रोफोबिक रेज़िड्यूज़ जो हैं दे पुश अवे वाटर। अब अगर आपने अपने प्यूरिफिकेशन के दौरान वाटर को निकाल दिया है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो हाइड्रोफोबिक रेज़िड्यूज़ जिनकी टेंडेंसी पहले कोर में रहने की सिर्फ़ इसलिए थी कि उनके इर्द-गिर्द वाटर था, जब वाटर खत्म हो गया है, तो दे माइट कम आउट। What that means is कि the X-ray crystal structure may not represent the true form of the protein structure. तो हमें एक चीज़ का ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम कोई बहुत ही बड़ा क्लेम करने लगे हैं, मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि भाई मैंने कैंसर का इलाज निकाल लिया क्योंकि मैंने इस एक्स-रे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के ऊपर ये काम किया था और मेरा ये आंसर आ गया। तो इस क्लेम करने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका जो स्ट्रक्चर है दैट माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, तो आपको इंडिपेंडेंटली अपना एक्सपेरिमेंट किसी ना किसी तरीके से वेरीफाई करना। दूसरी चीज इसके अंदर याद रखने वाली जो है वो ये है, डाइफ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपकी बीम जो है वो किसी चीज को हिट करके उसने अपना पाथ चेंज किया। जो एटम होता है उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, ठीक है? और वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उसके अंदर किसी ना किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। एक्स-रे बीम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जो कार्बन एटम है मिसाल के तौर पे, ये जो नाइट्रोजन एटम है, दीज आर कॉल्ड हेवी एटम्स। दे आर कॉल्ड हेवी एटम्स बिकॉज़ इनका मुकाबला किया जा रहा है हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन जो है वो बेचारा छोटा-सा होता है, जिसका मतलब ये है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो भी छोटा होगा, जिसका मतलब है कि एक्स-रे बीम का उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हिट करने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, ठीक है? एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, जो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की जो एक वीकनेस है वो ये है कि जो आपकी प्रोटीन के अंदर जहाँ-जहाँ भी हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे, कहाँ-कहाँ पे होते हैं? साइड चेन में हाइड्रोजन्स होते हैं और बैकबोन के ऊपर अल्फा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है, और जो अमीनो एंड होता है अमीनो एसिड का, उसके अंदर नाइट्रोजन के पास होता है, और जो कार्बोक्सिलिक एंड होता है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर होता है। तो ये तमाम के तमाम हाइड्रोजन्स जो हैं इनकी पोज़ीशन आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है? तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है। अब इसी तरीके से अगर हम अगला मेथड जो मैंने आपको बताया था, वो था एनएमआर का। एनएमआर का प्रोसेस जो है वो रिलेटिवली इतना सिंपल नहीं होता। उसके अंदर पहले आपने अपनी प्रोटीन के अंदर इस तरह के सिग्नल्स डालने हैं जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर पकड़े जाते हैं। आप एनएमआर सैंपल प्रिपेयर करते हैं, मशीन के अंदर डालते हैं, मशीन आपको स्पेक्ट्रा देती है, स्पेक्ट्रा को आप असाइन करते हैं, असाइनमेंट करने के बाद और कंप्यूटेशनल एनालिसिस, और फिर आपके पास आपका मॉडल आ जाता है। अगेन अगर किसी ने ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो फील फ्री टू कम एंड आस्क आफ्टर दिस सेशन। आई विल बी हैप्पी टू टेक एनी ऑफ योर क्वेश्चंस टू कवर टू गो मोर इनटू डिटेल, ठीक है?
तो यहाँ पे अब ये है कि हमने इसको कंपेयर करना है एक्सरे के साथ। अब इसका एनएमआर का जो डाउन साइड है वो ये है कि ये बड़ी साइज ऑफ प्रोटीन्स को हैंडल नहीं कर सकती एटलीस्ट टुडे। ठीक है, कंपेयर टू 90s, आज हम 90s की निस्बत आज हम बड़ी प्रोटीन्स को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो जो बड़ी प्रोटीन्स हैं वो अभी भी इतनी छोटी हैं कि उनका एक्सरे के मुकाबले में कोई मुकाबला नहीं है उनका एक्सरे वाली साइजेस के साथ। इस नुकसान के ऑपोजिट एनएमआर का एक फायदा भी है। एनएमआर क्या करता है कि एनएमआर आपको जितने एटम्स आपके प्रोटीन के अंदर होंगे उन सब की पोजीशन बताएगा, इंक्लूडिंग द हाइड्रोजन्स। तो एक्सरे में क्या हुआ था कि एक्सरे बीम जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन एनएमआर थेटोलॉजी है उसके अंदर ये होगा कि यू विल बी एबल टू कैप्चर द हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ से आगे एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। सो आई विल टेक 2-3 मिनट ब्रेक एंड आई विल सी कि इफ समबडी इज आस्क्ड एनी क्वेश्चंस। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। इस टाइम पे आपके पास दो बहुत पॉपुलर जो हैं डेटाबेसेस हैं। जब भी एक ऑथर, मिसाल के तौर पे आज मैंने किसी एक मेथड के थ्रू अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर को सॉल्व किया है तो मैं क्या करूंगा कि मैं कोशिश ये करूंगा कि उसको पब्लिकली अवेलेबल करूं। उसको पब्लिकली अवेलेबल करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा फॉर्म फिल करना पड़ता है, और इन दोनों वेबसाइट्स, इनके लोगोज आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे आपको। इन दोनों वेबसाइट्स का फॉर्म तकरीबन सेम है। ये फॉर्म कि आपसे क्या मांगते हैं कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसकी नेचर क्या थी, क्या कंडीशंस थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप जमा करवाएं, कोई एक्सपेरिमेंटल आर्टिफैक्ट्स, कोई एरर के सोर्सेज, किस टाइम पे किया, किन कंडीशंस के अंदर किया, प्रोटीन क्या थी, अगर इस पेपर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ क्या आपने कोई पेपर पब्लिश किया है या नहीं किया, तो वो सारा का सारा जो है वो इन डेटाबेसेस के अंदर जमा हो जाता है। मेरी फेवरेट जो है वो RCSB है, लेकिन PDBE जो है वो भी मोर और लेस इट प्रोवाइड्स यू द सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको जो है वो प्रोटीन डेटा बैंक जो RCSB, ये अमेरिकन इनिशिएटिव है, और जो PDBE है ये यूरोपियन इनिशिएटिव है, और इनके अंदर डेटा जो है वो सेम होता है, और जो डेटा होता है वो उसका जो आइडेंटिफायर है वो भी सेम होगा। आप हमेशा जाके एक ही प्रोटीन की सर्च करेंगे, उसकी एक ही आईडी आएगी। वो आईडी आप बेशक PDBE में जाके वहां से स्ट्रक्चर ले लें या आप RCSB से ले लें, आपको स्ट्रक्चर जो है वो सेम मिलेगा। ये कुछ बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि ये आपको क्या क्या कुछ बताता है। एक ऑथर का बताता है, कंपनी पेपर, डेटा की क्वालिटी, स्पीसीज के बारे में बताएगा कि किस स्पीसीज से डेटा आ रहा है, क्लासिफिकेशन। अभी हम आगे जाके देखते हैं कि इनसे मुराद क्या है। सो जब आप RCSB के पेज पे जाएंगे और आप जाके, मिसाल के तौर पे मेरी फेवरेट प्रोटीन जो है वो 1HV4 है। ये कोड मुझे लिटरली याद हो चुका है, लेकिन आपको इस तरह के कोड जो हैं वो पब्लिकेशन में मिलेंगे कि जब ऑथर जो है वो कोई पब्लिकेशन देगा, वो कहेगा कि मैंने एक काइनेज का स्ट्रक्चर जो है वो सॉल्व किया था और उस काइनेज को मैंने पब्लिक डेटाबेस में जमा कराया और उसका कोड ये है। तो वहां से आपको वो कोड मिल जाएगा। मुझे अब काफ़ी सारे कोड जो हैं पढ़ाते पढ़ाते याद हो चुके हैं। उनमें 1HV4 कोड है। मैं अगर उसको सर्च करूंगा तो ये पेज आपके सामने खुला हुआ है, ये खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो इसके टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर समरी का जो ब्लॉक है ये ब्लू हुआ है, ये डिफॉल्ट है। जब भी आप पेज खोलेंगे ये चीज़ सबसे पहले खुलेगी। इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको आपके सामने आएंगी, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इनको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, ये स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी, इनको आप बाद में गौर से जो है ना एक एक चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लेबल नहीं किया, लेकिन अभी मेरे पास यही सवाल आया हुआ था एक। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है मेथड एक्सरे डायफ्रैक्शन। इससे आपको ये पता लगेगा कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है जिसको अभी आप डाउनलोड करेंगे, क्या उन्होंने एक्सरे लगाया था, क्या उन्होंने एनएमआर लगाया था, और यहाँ पे और मेथड्स भी आ सकते। इसी तरीके से कि ये प्रोटीन जो है 1HV4, इसके इस प्रोटीन के नीचे एक प्रोटीन की सीक्वेंस भी है ना, तो वो प्रोटीन की सीक्वेंस जो है वो किस ऑर्गेनिज्म से आई है। तो एक खास किस्म की बतख होती है, बार हेडेड गूस। आई एम नॉट फेमिलियर कि गूस को उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन आई विल जस्ट स्टिक विद द वर्ड बतख। तो इसकी जो टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक एंसर इंडिकस आता है, ये उसका स्पीसीज का नाम है। इसी तरीके से आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है। क्लासिफिकेशन आपको ये बता रही है, एक शॉर्टकट समरी देती है कि क्योंकि मुझे पता है कि ये हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। ये हीमोग्लोबिन आपके लंग्स से या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है टू द मसल, और मसल से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके वापस लंग्स तक लेकर आती है। तो इसका जो बेसिक जो है वो ऑक्सीजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का काम है, और ये इसकी क्लासिफिकेशन है। इसी तरीके से प्रोटीन की क्वालिटी होती है। क्वालिटी से मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर को आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ मेट्रिक्स होते हैं
कि किस, जब आपने स्ट्रक्चर को ट्रस्ट करना है तो मिसाल के तौर पे आप पहले इसकी रेजोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है ये 2.8 एंगस्ट्रम्स है। इसका मतलब ये है कि 2.8 एंगस्ट्रम्स तक जो चीज़ें करीब हैं उनको प्रॉपरली इस स्ट्रक्चर के अंदर देखा गया है। तो जो हाइड्रोजन सॉरी जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसकी लंबाई जो होती है वो रफली 1.8 से 3 तक होती है, अगर मैं गलत ना हूं तो इसका मतलब ये है कि आप उस लेवल तक इस स्ट्रक्चर को अंदर चीज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। रेजोल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा सीक्वेंस और स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे टॉपिक, अच्छा मैं एक और चीज़ भूल गया, ये जो बॉटम राइट पे आपको एक नज़र आ रहा है ये भी क्वालिटी का इंडिकेटर है। इसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है। रामाचंद्रन प्लॉट्स आप लोगों ने पढ़े थे, उसके अंदर रामाचंद्रन के स्कोर्स हैं, साइड चेन स्कोर्स हैं, क्लैश स्कोर्स हैं। अगर आगे जाके मौका मिला तो आई विल गो इनटू डेप्थ्स ऑफ दिस, लेकिन ये चार्ट जो है ये भी आपको एक शॉर्ट समरी देता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो कितना रिलायबल है। टॉप राइट पे 2 बटन्स बने हुए होंगे, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दैट, या सो डिस्प्ले फाइल्स का और डाउनलोड फाइल्स का। इसके अंदर ये सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर डेटा है। यहाँ से आप सीक्वेंस और स्ट्रक्चर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मालूम कर सकते। इसी तरीके से अगर मैं इसी पेज के अंदर पहली टैब जो मैंने आपको दिखाई थी वो तो स्ट्रक्चर समरी की थी ना, हम इससे इसी टैब्स के अंदर हम सीक्वेंस वाली टैब पे भी जा सकते हैं। इसके अंदर मैं भी जाऊंगा और उस टैब के अंदर जाके आपको इसकी सीक्वेंस जो है वो नजर आ रही है, ये बॉटम पे पीडीबी के अंदर जहाँ पे VLSAADK लिखा हुआ है। अब इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे आप बॉटम पे ये देख सकते हैं कि जो सॉलिड ब्लैक लाइन है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अगर आपके पास ग्रीन लाइन है तो ये बेंड है, अगर कर्व है तो ये टर्न है, अगर 2 डिफरेंट टाइप के हेलिसेस हैं, एक 310 हेलिक्स है, एक अल्फा हेलिक्स है, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है मैंने आपको पहले बताया कि अल्फा हेलिक्स वो होता है जिसमें एक अमीनो एसिड और उससे आगे जाके 3 से 4 का फ़र्क छोड़कर जो अमीनो एसिड आएगा उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अगर 3 के दरमियान हो तो वो 310 हेलिक्स होगा और अगर 3.25 के दरमियान हो तो वो एक रेगुलर अल्फा हेलिक्स कहलाएगा। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे आपका ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको पास वो अवेलेबल होगी। इसकी समरी जो है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रही है। इसी तरीके से मैंने आपको पहले दिखाया था कि 2 और बटन्स बने हुए हैं जिसमें सीक्वेंस और स्ट्रक्चर डेटा आता है। तो उसमें अगर आप सीक्वेंस को देखना चाहेंगे तो वो आपको इस तरीके से नज़र आ जाएगी। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये फास्टा फॉर्मेट में है। फास्टा फॉर्मेट में होने के लिए हर सीक्वेंस के लिए 2 लाइनों की ज़रूरत है। पहली लाइन के अंदर एक एरो हेड के थ्रू स्टार्ट हो रहा होगा, सीक्वेंस का नाम होगा और उसके आगे कुछ मजीद इजाफी इंफॉर्मेशन होगी उस सीक्वेंस के बारे में। यहाँ पे उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मैं बाद में फिर किसी टाइम पे मौका मिला तो कवर करूँगा। और सेकंड जो है रो, उसके अंदर उसकी पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो मौजूद है। यही चीज़ अगर आपने कंप्यूटर पे डिस्प्ले करनी है, आई मीन वेबसाइट पे डिस्प्ले करनी है तो आप डिस्प्ले वाले बटन पे जाएंगे और अगर आपने डाउनलोड करनी है तो आप डाउनलोड वाले बटन पे जाएंगे, प्रेस करेंगे तो वो आपको कुछ ऑप्शंस देगा। उनमें से आप पीडीबी सीक्वेंस के ऑप्शन सेलेक्ट, ओ सॉरी फास्टर सीक्वेंस के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो डाउनलोड कर। अच्छा, अब यहाँ से आगे एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। सो आई विल टेक आई थिंक अभी हमें 1 घंटा ही हुआ है। आई विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक। आई विल टेक एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री कि आप टाइप कर दें और अगर क्वेश्चन नहीं है तो आई विल वेट 1 और 2 मोर मिनट्स एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट सेशन। तो अनम का सवाल ये है कि प्लीज़ रिपीट डीएसएसपी का कॉन्सेप्ट। सो डीएसएसपी क्या करता है कि वो ये करता है कि आप उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, वो स्ट्रक्चर जो है वो होगा जो आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया हुआ है, ठीक है। डीएसएसपी वो स्ट्रक्चर लेगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर से हर अमीनो एसिड को देखेगा और उस अमीनो एसिड के अंदर से कुछ कैलकुलेशंस करेगा फाई साई एंगल्स की बेस पे या और एंगल्स की बेस पे और उन डिस्ट्रीब्यूशंस को अपनी मेमोरी के अंदर चीज़ों पे फिट करेगा। जिस तरह रामचंद्रन प्लॉट के अंदर वो फिट होता है, इसी तरह डीएसएसपी का प्रोग्राम भी उन डिस्ट्रीब्यूशंस को फिट करेगा, ठीक है। और उन फिटिंग की बेस के ऊपर उसको पता लग जाएगा कि ये वाला पर्टिकुलर अमीनो एसिड और इसके सामने वाला और इसके सामने वाला ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं जो कि मैंने पहले जो कैलकुलेट की हुई है उनके मुताबिक वो अल्फा हेलिक्स बनते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि वो उसको फिर अल्फा हेलिक्स वाले रीजन के अंदर डाल देगा। आई होप कि दैट आंसर्स द क्वेश्चन कि डीएसएसपी जो है वो किस तरीके से काम करता है। डिस्टेंस स्पेस रिस्ट्रेंट्स और उनको अपनी प्री कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर
देखने की कोशिश करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के which method is best to predict protein structure? There is no method to predict protein structure. We use the word protein docking. Can you please explain it, please? So protein docking का जो concept है वो अभी के हमारे lecture से related नहीं है, इसलिए मैं उसका answer जो है वो आज अभी जो इस session के बाद जो Q&A का session होगा उसके अंदर I will be happy to take that. वो again protein docking भी जो है वो drug discovery से relate करती है, so उसका हम किसी later on cover करेंगे. अगर आज जवाब चाहिए तो Q&A सेशन का इंतज़ार करें. अब हम, क्योंकि और सवाल मेरे पास नहीं है, तो आई विल कैरी ऑन. अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चरल डेटा जो होता है उसकी शक्ल किस तरह की होगी. अब यहाँ पे मैं आपको दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर. एक 2 डायमेंशनल है जिसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है. 2 डायमेंशनल सर्कल का जो सेंटर है उसको डिनोट करने के लिए मुझे एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट चाहिए. ठीक है. इसी तरह ही मैंने इसी के साथ एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स वाई जेड के अंदर मैंने एक बॉल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक स्फीयर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उस स्फीयर के सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 नंबर्स चाहिए, एक्स वाई एंड जेड. ठीक है. मिसाल के तौर पे 5 और 5 जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं. ठीक है. ये बताने का मकसद क्या है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ 3 डायमेंशंस के अंदर हो, मिसाल के तौर पे जिस तरह अभी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, तो उनके अंदर जो हर एटम है उस एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, एक्स वाई और जेड. अब इसकी मिसाल क्या है कि आपने अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखा है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो टर्शरी से बनता है, टर्शरी जो है वो सेकेंडरी से बनता है, सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से बनता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है. और अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, राइट. मिसाल के तौर पे ग्लाइसिन के अंदर बैकबोन साइड चेन नहीं होती और साइड चेन की जगह एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, उसमें बैक अल्फा कार्बन होगा, अमीनो एंड पे नाइट्रोजन होंगे, कुछ हाइड्रोजन होंगे और कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा. ठीक है. और इन एटम्स को हम रिजिड स्फीयर्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन स्फीयर्स को फिर हम एक सेंटर भी दे सकते हैं, और उन सेंटर्स को हम क्या करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स में मालूम होते हैं यूजिंग एक्सरे और एनएमआर. अब यहाँ पे मैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला मैप वाला पॉइंट था उस पर मैं वापस आता हूँ. यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के अंदर ये एक कंफ्यूजन रहती है कि अगर हम एक एटम को एक रिजिड स्फीयर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके इमेजिनेशन के अंदर ये बात पक्की हो जाती है कि एटम जो होता है वो हमेशा रिजिड स्फीयर ही होता है. ठीक है. लेकिन दैट इज नॉट ट्रू, एंड द रीजन व्हाई दैट इज नॉट ट्रू इज के जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है एटम्स की उसके अंदर हमने एटम को रिजिड बॉल के तौर पे रिप्रेजेंट किया है. लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि जो एटम्स हैं उनके गिर्द एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो होती है, जिसकी मैं बात आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ. ठीक है. वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इस वायर फ्रेम के अंदर आपको नजर आ रही है. ये वायर फ्रेम जो आपको नजर आ रहा है दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन or the electronic cloud key configuration around a particular atom or a molecule. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, यानी कि कोई भी जो अमीनो एसिड होता है या कोई भी एटम जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो या पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा. ठीक है. तो उसके गिर्द उसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसके गिर्द एक चार्ज फील्ड होती है, और वो फील्ड भी रफली उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप को ही फॉलो करती है. जिस तरह ये यहाँ पे मैंने बताया कि अब पहले मैंने उसको वायर फ्रेम के तौर पे किया हुआ था, ये उसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा था. जब हमने उसको कलर किया है तो जो रेड वाला है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्लू वाला है वो एसिडिक प्रॉपर्टी यानी पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ग्रीन है या येलोइश है ये पार्शियल चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है. और इसके अंदर और बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसके अंदर सिग्मा होल्स का कॉन्सेप्ट आता है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वी वोंट बी कवरिंग क्योंकि वो बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स का हिस्सा नहीं है, वो बायोफिजिक्स या बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है. तो आई विल लीव दैट ऑफ फॉर अनदर डे. तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि एटम्स को हम अपनी आसानी के लिए बॉल्स के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रियलिटी से कोई तल्लक नहीं है. हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक
जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, जिस तरह का एनालिसिस हमने करना है, उस एनालिसिस के मुताबिक हम अगर उसको रिप्रेजेंट कर दें एज अ रिजिड स्फीयर, तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। अब यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि अगर हमने नाइट्रोजन का एटम शो करना हो, तो नाइट्रोजन का एटम के लिए हमें एक सिंबल चाहिए होगा, वो हम एन का लेंगे, नाइट्रोजन, ठीक है। और नाइट्रोजन के सिंबल के साथ हम क्या करेंगे कि हमें ऑब्वियसली उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, स्फीयर के सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक एक्स चाहिए, एक वाई चाहिए और एक जेड चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो जब आप ये कर लेंगे, तो आप इसी तरीके से सिर्फ एक एटम को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे एक अमीनो एसिड को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको सिर्फ नाइट्रोजन के एटम की मिसाल दी, लेकिन इसमें कार्बन अल्फा भी होता है जो कि बैकबोन का कार्बन होता है। कार्बन कार्बोक्सिलिक टर्मिनल वाला कार्बन भी होता है। फिर साइड चेन वाले एटम्स भी होते हैं जिनमें बीटा कार्बन, डेल्टा कार्बन, एप्सिलॉन कार्बन और जीटा नाइट्रोजन आते हैं। लाइसिन के अंदर साइड चेन के टर्मिनल के ऊपर एक नाइट्रोजन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रहे कि आपके पास ये वाले जो एटम नेम्स हैं ये यूनिक होने चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब मिसाल के तौर पे लाइसिन का जो साइड चेन है, उसका जो आखिरी एटम है वो भी नाइट्रोजन है, और बैकबोन के अंदर भी अमीनो पार्ट की वजह से एक नाइट्रोजन होता है। तो दोनों के दरमियान आपने फ़र्क करना है, ठीक है। वो फ़र्क करना ज़रूरी इसलिए है, एक्चुअली वो मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए हमें आगे जाके जब हम प्रोटीन्स को एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कौन सा नाइट्रोजन सेलेक्ट करना है। तो अगर उनका नाम सेम होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसलिए हम नाम यूनिक रखते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि बीटा कार्बन के लिए सी वी यूज़ हो रहा है, डेल्टा कार्बन के लिए सी डी यूज़ हो रहा है, एप्सिलॉन कार्बन के लिए सी ई यूज़ हो रहा है। और यूं यूं ही करके जब आप अगर हम हर एटम के लिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को लिस्ट करेंगे, तो हम पूरे के पूरे एक अमीनो एसिड को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक अमीनो एसिड को कर सकते हैं, तो वी कैन प्रैक्टिकली डू द इंटायर प्रोटीन एज वेल। लेकिन इंटायर प्रोटीन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कि अभी हम कवर करेंगे। उसके अंदर जो सेंटर वाले 3 कॉलम्स थे वो तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास शुरू के अंदर लाइन नंबर्स हैं। ये लाइन नंबर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हैं, ताकि आप इनकी बेसिस पे सिलेक्शन कर सकें। दीज लाइन नंबर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। फिर इससे अगले वाला जो कॉलम है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एटम के नेम्स हैं, ये यूनिक होने चाहिए। इससे अगला जो कॉलम है वो बेसिकली है कि कौन सा अमीनो एसिड है, ठीक है। हर अमीनो एसिड का एक 3 लेटर कोड होता है। तो यहाँ पे लाइसिन है, लाइसिन जब खत्म हो रहा है तो वहाँ से आगे आर्जिनिन स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह फिर आपके पास एक और कॉलम होता है। ये कॉलम हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपके पास एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, व्हाट दैट मीन्स इज कि प्रोटीन ने टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने के बाद और प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, तो वहाँ पे एक प्रोटीन और दूसरी प्रोटीन जो कि इसके साथ कॉम्प्लेक्स में है, उसमें फ़र्क करने के लिए आप यहाँ पे चेन का एक नाम देते हैं। इसका ए तो अगली का बी होगा, उससे अगली का सी होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद आपके पास एक नंबर आता है। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि ये अमीनो एसिड जो है ये उस प्रोटीन चेन में कितने नंबर पर आता है। तो जो पहला होगा उसका नंबर 1 होगा, जो 500 पे होगा उसका नंबर 500 होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे अगले 3 कॉलम्स में एक्स वाई जेड वो बता चुका हूँ। एक्स वाई जेड से आगे जो है वो आपके पास 2 फैक्टर्स आते हैं। एक ऑक्यूपेंसी आता है और उसके बाद आता है एक बीटा फैक्टर। इन दोनों को समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक वी आर क्वाइट शॉर्ट ऑफ टाइम। इनको शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए मैं ये कहूँगा कि ऑक्यूपेंसी बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन है कि आपने कितनी दफ़ा इस एटम को यहाँ पे देखा। और बीटा फैक्टर जो होता है ये टेम्परेचर फैक्टर होता है और इसकी एक रेंज होती है। अगर ये उस रेंज से बड़ा हो जाए तो इसका मतलब है कि इस एटम की जो पोजीशन है, यानी कि ये 54.67 जो है ये नाइट्रोजन एटम के अगेंस्ट लिस्टेड है। तो अगर ये एक खास रेंज से बड़ा हो जाए, जो कि मुझे अब रेंज अभी याद नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस नाइट्रोजन की जो पोजीशन है इसके अंदर डाउट है, ठीक है। इसको कम होना चाहिए और ऑक्यूपेंसी जो है वो हाई होनी चाहिए, ताकि आपको श्योर हो कि ये वाला एटम यहीं पे पाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली एक समरी दी है, ये उस डेटा की है जो आप डेटाबेस से डाउनलोड करते हैं। जब आप डेटाबेस से जो स्ट्रक्चर फाइल डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर ये वो हिस्सा होगा जो आप अपने डेटा के लिए आप डॉकिंग कर रहे हैं, ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग कर रहे हैं, होमोलॉजी मॉडलिंग कर रहे हैं। वहाँ पे आप ये वाला जो ब्लॉक ऑफ डेटा होता है इसको इस्तेमाल कर। तो इसके बाद आपके पास आता है
हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि हमने जो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको जो फाइल दिखाई, वो फाइल हमने देखनी किस तरह है? वो जो स्ट्रक्चर जो हमें किताबों में बने हुए नज़र आते हैं, ये जो मैंने इन स्लाइडों में इस्तेमाल किए हैं, उन स्ट्रक्चर्स को देखने का क्या तरीका है? तो उन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए 2 सॉफ्टवेयर का मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, एक पाइमोल है और एक वीएमडी है। मेरा फेवरेट जो है वो वीएमडी है, फील फ्री अगर आपको पाइमोल पसंद आता है, आप पाइमोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीएमडी फ्री है, पाइमोल जो है वो 2012-13 का एक वर्जन है जो कि श्रोडिंगर की परचेज से पहले तक था, वो फ्री है, लेकिन वो एजुकेशनल यूज़ के लिए फ्री है। ओपन सोर्स एक कॉन्सेप्ट है और ओपन सोर्स से मतलब ये है कि मैं एटलीस्ट इदराक के अंदर वो सॉफ्टवेयर्स का रिकमेंड करता हूँ जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको लाइसेंस ना लेना पड़े। पाइमोल को अगर आपने रिसर्च के लिए या कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन वीएमडी जो है इट्स फ्रीली अवेलेबल। आपने एक टर्म्स एंड कंडीशंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है by just pressing the I agree button and it will be downloaded and it will run out of the box. And you are practically able to do whatever you want using VM. तो इस पॉइंट के बाद अब डेमो की बारी है, तो मैं यहाँ पे अब रुकूंगा। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, एक्चुअली नो वी स्टिल हैव 15 मिनट्स, तो आई विल टेक अ 3 मिनट ब्रेक। इस ब्रेक के अंदर अगर आप लोगों के पास कोई सवालात हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, और अगर नहीं है तो 3 मिनट के वक्फे के बाद आई विल मूव ऑन टू शोइंग यू पीपल अ डेमो ऑफ हाउ टू लुक एट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। हमने मेरी बात आती रही है पूरे सेशन में? जी, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हुई। परफेक्ट। सो पीपल, एनी क्वेश्चंस? अगर कोई कंफ्यूजन है, इफ यू वांट मी टू रिपीट समथिंग प्लीज लेट मी नो। चलें तो फिर अब हम डेमो स्टार्ट करते हैं। डेमो के लिए मैं आपको यही जो RCSP वाला, अच्छा जो डेमो है, आज तो मैं क्या करूँगा कि जो इंटरनेट के ऊपर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मैं सारा कुछ करूँगा ताकि आप लोगों को कोई मुश्किलात पेश ना आए। नेक्स्ट सेशन में मैं VMD को अपने कंप्यूटर पे चला के अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको VMD की कैपेबिलिटीज़ दिखाऊंगा कि VMD के थ्रू आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है जी, ऑक्यूपेंसी 1 मीन्स के 100% ऑफ द टाइम्स यू सॉ दैट थिंग एट दैट पॉइंट। ये जो कॉन्सेप्ट ऑक्यूपेंसी का है, इसको समझने के लिए हमें कुछ डिटेल में जाना पड़ेगा, जो डिटेल का आज हमारे पास टाइम नहीं है। तो व्हाट आई विल डू इज के आई विल टेक इट इन द Q&A सेशन। मैं अगर आपके अलावा कोई और सवाल ना हुआ तो मैं Q&A सेशन में आपको पूरी की पूरी मैथ भी और इसको मेजर करने का तरीका भी बताऊंगा। तो अभी मैं आपको डेमो स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट drawing to an end. So I need to exit this. Pause, exit. So मैं क्या करूँगा कि मैं पहले RCSP की वेबसाइट पे जाऊँगा और RCSP की वेबसाइट जो है वो मैंने उसका अभी एक ब्रीफ सा इंट्रो मैंने आपको दिया था। इसके ऊपर आपके पास सर्च बॉक्स है, मैं सर्च बॉक्स में जाके अपनी दूसरी फेवरेट प्रोटीन जो है 1UBQ वो लिखूँगा। 1UBQ जो है वो मुझे इस पेज पर लेकर आएगी। इस पेज पे पहली चीज़ तो ये है कि ये 1987 के अंदर ये स्ट्रक्चर सॉल्व हुआ था, ठीक है? और ये स्ट्रक्चर जो है ये हर चीज़ के ट्यूटोरियल में इस्तेमाल होता है। इस स्ट्रक्चर की कोई खासी वैल्यू नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह मैं भी आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे ये स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, इसी तरह ही ये इस्तेमाल होता है। अब इसी पेज के अंडर आपको वही चीज़ें जो मैंने वहाँ पे स्लाइड्स में लेबल कर दी थी वो भी नज़र आ रही हैं, और उसके बाद नीचे ये वो पेपर का एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आप पेपर पे जाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप इस बटन पे प्रेस करेंगे, इट विल टेक यू टू द पेपर। जो नीचे वाला पोर्शन है ये आप लोग खुद एक्सप्लोर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो ये जो टॉप वाला पैनल था, इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर समरी दिखाई थी पहले और मैंने आपको सीक्वेंस दिखाई थी। तो अभी हम 3D व्यू के अंदर जाएंगे। तो 3D व्यू क्या करेगा कि वही स्ट्रक्चर की फाइल बजाय डाउनलोड करने के वो हमें यहाँ पे खोल के दिखा देगा। इस पॉइंट पे इस वेबसाइट के अंदर आप स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं कर सकते। एनालाइज करने से मतलब है कि आप स्ट्रक्चर के ऊपर किसी किस्म के एल्गोरिथम्स नहीं चला सकते, आप सिर्फ उसको देख सकते हैं। मैं इस स्ट्रक्चर को सिर्फ रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे ऊपर जो टॉप पे जो सीक्वेंस लिखी हुई है, इस सीक्वेंस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये सीक्वेंस का कैरेक्टर पिंक हो जाएगा और जो अमीनो एसिड इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा नीचे स्ट्रक्चर के अंदर भी वही पिंक हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि अल्फा हेलिक्स के ऊपर पिंक बार जो है वो ट्रैवल कर रही है,
इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस का ये वाला रीजन जो है ये अल्फा हेलिक्स को बना रहा है। आई कैन ट्रेवल अलोंग द लेंथ। अब यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली एक फंक्शनैलिटी ऐड की है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं रेजिड्यू नंबर 51 या कोई भी रेजिड्यू को मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे वाली विंडो जो है ये जूम करके उसके ऊपर चली जाएगी। अभी मैं रेजिड्यू नंबर 51 पे क्लिक करने लगा हूँ, आप देखेंगे कि वो विंडो जूम इन हुई है और वो वाला अमीनो एसिड उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो गई है। पहले वो कार्टून रिप्रेजेंटेशन में था जो मैं नज़र आ रही थी, जो कि बेसिकली ये थी, और जब मैंने इसको क्लिक किया है 51 पे, 51 पे, तो इसने क्या किया है कि इसने वहाँ वाले जो अमीनो एसिड हैं और उसकी विसिनिटी वाले जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताता चलूँ कि ये जो रेड स्फीयर्स आपको नज़र आ रहे हैं प्रोटीन के इर्द गिर्द, ये प्रोटीन का हिस्सा नहीं है। ये बेसिकली पानी के वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान रह गए हैं। इनको क्रिस्टल वाटर्स भी कहा जाता है, लेकिन ये आपको सिर्फ एक रेड डॉट के तौर पे नजर आएंगे क्योंकि ये एक एक्सरे स्ट्रक्चर है और एक्सरे स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन्स की पोजीशंस मौजूद नहीं हो। तो वाटर के अंदर जो दो हाइड्रोजन्स हैं उनकी पोजीशन नहीं होगी, लेकिन जो सेंटर पे जो ऑक्सीजन होगा वो आपको एक रेड डॉट के तौर पे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हम वापस चलते हैं रेजिड्यू 51 पे। रेजिड्यू 51 को मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि रेजिड्यू 51 जो है वो ई है। ई जो है बेसिकली वो एक नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, विच मीन्स कि इसकी साइड चेन जो है उसके ऊपर आपको कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि ये जो विजुअलाइजर है दिस इज नॉट एज पावरफुल और एटलीस्ट येट एज व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो एग्जांपल बहुत ही कन्वेंशनल स्ट्रक्चर की थी, उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन थी। लेकिन आप यहाँ पे जाके 1HV4 का जो मैंने पहले एग्जांपल दी वो भी ओपन कर सकते हैं। 1HV4 का देखने का फायदा में ये होगा कि कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं उनके अंदर या ड्रग्स या को फैक्टर्स जो हैं वो बाउंड होते हैं। जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो को फैक्टर होता है वो हीम कहलाता है, और जब वो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा तो आप देखेंगे कि ये रीजन जो है जहाँ पे बॉल एंड स्टिक्स बने हुए हैं, ये वाला रीजन जो है इस रीजन के अंदर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली हीम का को फैक्टर है। ठीक है, ये हीम का जो को फैक्टर है ये बेसिकली वो है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ट्रैप होती है। यहाँ पे जो लाइंस हैं अब वो आप देख सकते हैं कि वो आपको मजीद इंटरेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। आज का हमारा सेशन जो है वो आपको जो ऑनलाइन टूल है जिसके अंदर आप विजुअलाइज कर सकते हैं उसके बारे में मुतारिफ करने का था। इस विजुअलाइजर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये आपको एक सरसरी सा व्यू बहुत जल्दी दे देता है। अगर आपने कोई क्विकली कोई चीज़ डिटरमिन करनी हो अपने स्ट्रक्चर के बारे में तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने मजीद एनालिसिस करना है अपने स्ट्रक्चर के बारे में, मिसाल के तौर पर ड्रग मॉडिफिकेशन करनी है, मोलेकुलर डायनामिक सिमुलेशन रन करनी है, कुछ भी और करना है, तो व्हाट यू विल डू इज कि यू विल डाउनलोड दिस स्ट्रक्चर एंड ओपन इट इन अ विजुअलाइजर लाइक पाइमो और VMD। सो आज का हमारा सेशन जो है इट कम्स टू अ क्लोज। जो कुछ मैंने बताना था रफली आई थिंक जो मुझे याद रह गया वो मैंने बता दिया है। इस टाइम पे I will stop my screen share and I will stop the recording. And if you have any questions, please feel free to drop them in the chat and I will be happy to take them.